स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज एक ऐसा प्रश्न है जो क्लास 11, 12 और कॉलेज के बच्चों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न हमारा कहता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैन्य शासन व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इनके अंदर डेमोक्रेसी किस प्रकार से काम करता है, डेमोक्रेसी है या नहीं है, या फिर ये सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, या फिर इन देशों के अंदर सैनिक शासन व्यवस्था है। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सेना और लोकतंत्र की बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की राजनीति व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यदि हम आज से नहीं, आजादी के 11 साल के बाद से ही पाकिस्तान के ऊपर जो सैन्य शासन है, जो आर्मी और मिलिट्री का शासन है, ये हावी हो चुका था। यही मुख्य कारण है कि कई बार यहाँ पर सैन्य शासक द्वारा लोकतंत्र को कुचला गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ के डेमोक्रेसी को बार बार ध्वस्त करने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की सेना को जाती है, यहाँ के आर्मी को जाती है। और ये पाकिस्तान के अकेले की बात नहीं है, ऐसा ही कुछ हमारे दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भी हुआ है। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों एक ही धर्म के फॉलोअर हैं, दोनों इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, और दोनों के अंदर बहुत कुछ सिमिलरिटी मिलेगा। जैसे में कि एक सबसे बड़ी सिमिलरिटी है कि ये दोनों आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सर्वप्रथम देश की जो बागडोर है वो जनरल अयूब खान ने लिया था। इसके बाद जनरल यहिया खान ने लिया। इसके बाद जनरल जिया उल हक ने लिया। और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा जो डेमोक्रेसी वाली सरकार बनाई गई थी, जो लोकतंत्र वाली सरकार बनाई गई थी, इसको ध्वस्त करके सैनिक शासन को ला दिया था। मतलब सैनिक शासन की व्यवस्था की स्थापना फिर से कर दी थी। अब देखिए, कुछ ही समय के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का काम किया था। काम करने का अर्थ है कि यहाँ पे तो ज्यादातर जो सरकारें रही हैं वो लोकतंत्र की तो रही नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर सरकार जो है वो पाकिस्तान सेना की रही है। पाकिस्तान सेना ने अपने हाथों में बागडोर रखा है। लेकिन कुछ समय के लिए वहां पे डेमोक्रेसी रही, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का नाम आता है। ये जून 2013 में क्या हुआ, नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। किसके? नवाज शरीफ के नेतृत्व में। लेकिन 2017 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया और फिर उनको सजा दे दिया, और फिर उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। क्या है कि 2018 में जुलाई का समय है, पाकिस्तान में आम चुनाव फिर से हुआ और इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन भी हुआ। लेकिन ये भी ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं है, इसका भी ध्वस्त हो गया। इनको भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, इनकी भी सरकारें गिर गई, और फिलहाल वर्तमान में फिर से सरकारें बदल गई है। देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न उठता है ना आपके लिए, वो प्रश्न है कि पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण स्थायी क्यों नहीं रह पाता भाई? डेमोक्रेसी क्यों नहीं टिक पाता है पाकिस्तान में? ऐसा क्या है पाकिस्तान में कि लोग डेमोक्रेसी का समर्थन नहीं करते? तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पाकिस्तान में बार बार सैनिकों द्वारा तख्तापलट हुआ है। मतलब कि सैन्य शासन के द्वारा डेमोक्रेसी को कुचला गया है, जिनके कारण पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र जो है वो अस्थायी रूप से काम ही नहीं कर पाया। क्योंकि बार बार जब भी डेमोक्रेसी आती है तो सैन्य शक्तियों के द्वारा, सैनिक शक्तियों के द्वारा, वहां के आर्मियों के द्वारा, वहां के मिलिट्रियों के द्वारा उनके लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के ना होने के कारण निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। क्या क्या है? किन किन कारणों से यहाँ पे डेमोक्रेसी टिक नहीं पाती, किन किन कारणों से डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है? तो यहाँ पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी, मतलब सबसे ज्यादा जो यहाँ पे दबदबा है वो है यहाँ के आर्मी का, उसके बाद मुल्ले मौलवियों का जो इनके धर्मगुरु है, और उसके बाद है वहां के जमींदारों का जिसे हम भूस्वामी कहते हैं। इन सभी का वहां के समाज में दबदबा है, और इसी कारण से यहाँ पे जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार अर्थात डेमोक्रेसी को
बार बार भंग किया जाता है और सैनिक शासन को कायम किया जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के अस्थायी न होने के कारण में। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा से तनातनी रही है। भारत के साथ तो आपको पता है पाकिस्तान का शुरुआत से नहीं बन रहा, जब से हमारा भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ है उसी समय से हमारे भारत के साथ पाकिस्तान का सही तरीके से कोई बनावट नहीं है, जिसका फायदा उठाते हैं वहां के सैनिक, वहां की आर्मी, वहां के शासक, वहां के धर्मगुरु लोकतांत्रिक सरकार में खोट दिखाते हैं, गलतियां दिखाते हैं, कमियां दिखाते हैं और जनता को बताते हैं कि भाई आपका पाकिस्तान खतरे में है, आपके पाकिस्तान पे भारत हमला करने वाला है, आपके पाकिस्तान की स्थिति बुरी होने वाली है। लोग घबरा जाते हैं, लोग टेंशन में आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं वो उनके लोकतंत्र की सरकार को खत्म करके वहां पे सैनिक शासक को डाल देते हैं। और वहां की जनता को जब बार बार यही चीजें बताई जाए कि आपका पाकिस्तान खतरे में है, आपका देश खतरा में है, आपका सम्मान खतरा में है, आपकी इज्जत खतरे में है, तो उन्हें भी लगता है नहीं भाई सही है, हमारे देश में सैनिक शासन ही सही है, ये कम से कम हमें बचा के तो रखते हैं। तो यही उनको गुमराह किया जाता है, वहां की जनता को गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहां की जनता को अंधविश्वास में रखा जाता है, झूठा इंफॉर्मेशन देना, उन्हें गलत सूचना देना, जिससे वहां के लोग जो है वो कैसे भी करके सैन्य शासन को सही ठहराएं। अगला पॉइंट हमारा कहता है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो गलत गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा आतंकवादी संगठन पाले जाते हैं, वहां के लोग गलत काम करते हैं, वहां के लोग गन सप्लाई करते हैं, ड्रग्स, कोकीन, चरस, अफीम, ये दुनिया के जितने भी खराब काम है ना वो सारे पाकिस्तानी करता है। इसके अलावा यहाँ पे किसी कारण से इस तरह की स्थिति को देखते हुए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोई भी क्षेत्रीय संगठन इस देश का समर्थन नहीं करता। ऊपर से इस देश के ऊपर इतना कर्जा है, इतना कर्जा है और इस देश की जो जीडीपी है इतनी खराब है, इतनी आर्थिक व्यवस्था खराब है कि कोई देश इसका सपोर्ट नहीं करना चाहता, बल्कि चाइना सपोर्ट करता है इसका। चाइना सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की खूबसूरत लड़कियों का चाइना के लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है, उन्हें जबरदस्ती उनसे शादी किया जाता है, उनको वहां चाइना में ले जाया जाता है, उनको देह व्यापार के धंधों में लगा दिया जाता है। चाइना इस प्रकार की घटिया हरकतें करते हैं पाकिस्तान की लड़कियों के साथ, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता है। इसी कारण से पाकिस्तान की सरकार अपने बहू बेटियों की इज्जत चाइना के लोगों के साथ लूटने देता है। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा कहता है अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश, अमेरिका के अलावा और भी कुछ पश्चिमी खेमे के देश हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए समय समय पर पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान एक ऐसा मूर्ख देश है जो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है, जो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। इसका फायदा उठाता है चाइना, इसका फायदा उठाता है अमेरिका, समय समय पर इनसे काम लेने के लिए इनकी तख्तापलट को वो करता रहता है। क्या हुआ था 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना और यहाँ बनते ही 11 साल के बाद ही 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्तापलट कर दिया, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया और सत्ता को हथिया लिया। 2 साल बाद अयूब ने खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति को घोषित कर दिया, मतलब खुद को ना पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। पाकिस्तान पर अयूब का राज पूरे 9 साल तक चला। 11 साल आजादी के बाद ही, मतलब पाकिस्तान जब बन के तैयार हुआ उसके 11 साल बाद वहां पे तख्तापलट हो गया, डेमोक्रेसी ध्वस्त हो गई और अयूब खान ने खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब 9 साल तक इसका शासन चला। भारत के हाथों मिली करारी हार से अयूब खान की सत्ता कमजोर हो गई। यहाँ पे जब भारत से युद्ध हुआ और भारत ने जमकर धोया पाकिस्तान को, उसके बाद अयूब खान की सत्ता कमजोर हो गई और 1969 में जनरल यहिया खान ने इसकी तख्तापलट कर दी, किसकी? अयूब खान की, और खुद को अपने आप को हुकूमत में ले आया और अयूब खान को बेदखल कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो पाक के प्रधानमंत्री बने कहा कि पाकिस्तान के, लेकिन जियाउल हक को उन्होंने सेना प्रमुख बना दिया। किसने? जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को सेना का प्रमुख बना दिया, लेकिन जनरल जियाउल हक ने 1978 में भुट्टो को ही लात मार के उसके सत्ता से पटक दिया
और साल भर बाद ही भुट्टो को क्या किया, फांसी पे भी चढ़ा दिया। 1988 में जिया उल हक की विमान हादसे में मौत हो गई। ये जो जनरल था इसकी भी मौत हो गई विमान हादसे में, लेकिन पाकिस्तान में फौजी हुकूमत कायम रही, मतलब सैन्य शासन कायम रहा जिया उल हक के मरने के बाद भी। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे। आपको इंफॉर्मेशन डीप अगर चाहिए तो ये सारे पॉइंट्स को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में एक बार फिर से क्या हुआ, पाकिस्तान की फौज जो है वो हुकूमत तब देखी जब 1999 में नवाज शरीफ को बेदखल करके सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने सत्ता को अधिया लिया। परवेज मुशर्रफ का नाम आपने जरूर सुना होगा। 1999 में नवाज शरीफ की सरकार थी जो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ ने उसकी मतलब हुकूमत को खत्म कर दिया और फिर से वहां पे सैन्य शासन ले आया। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर पाकिस्तान को लेके। अब हम पाकिस्तान को छोड़ के पूर्वी पाकिस्तान की बात करेंगे जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब हम बांग्लादेश संकट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान का ही अंग था। इसे पहले हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। यह बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर बनाया गया था। पाकिस्तान यहाँ पर दबदबा बना रहा था और जबरन लोगों को क्या कह रहा था कि भाई तुम्हारी भाषा गई बाहर में, तुम्हें तुम्हें उर्दू पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें उर्दू भाषा का ही ज्ञान लेना पड़ेगा, और यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहा था, पूर्वी पाकिस्तान की संस्कृति को नष्ट कर रहा था। लेकिन इसका विरोध हुआ, यहाँ की जनता ने इस बात का विरोध किया और पाकिस्तान के खिलाफ, याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष छिड़ गया। जनता ने आंदोलन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, शेख मुजीब मैं जब भी बोलूंगा आप समझ लीजिएगा मैं शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं। उसकी एक अपनी राजनीतिक पार्टी थी जिसका नाम था अवामी लीग। वहां 1970 में सभी सीटों पर उसे जीत प्राप्त हुआ, लेकिन जीतने के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के लोग घबरा गए, उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और यहिया खान के दौर में पाक सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। जनरल यहिया खान ने बंगाल के जितने भी ये बांग्लादेश के अंदर जो लोग थे जिन्होंने ये बगावत किया था, जिन्होंने जन आंदोलन किया था, उन लोगों पे गोली चलवाई, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग भारत आ गए। इस समस्या को देखते हुए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया, अर्थात बांग्लादेश का समर्थन किया, और फिर हमारे भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इसे हम 1971 का वार कहते हैं, और इसमें पाकिस्तान के आर्मी को छठी का दूध याद दिला दिया गया, और उसके बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में आजाद करवा के उसका नाम बांग्लादेश रखा गया। इसके बाद है देखिए 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश की सरकार में कई बदलाव हुए। अगस्त 1975 से पहले दर्ज विद्रोह और सितंबर 2011 के आखिरी ज्ञात प्रयास, मतलब देखिए 1975 से लेके 2011 तक बांग्लादेश में भी 35 बार सैन्य तख्तापलट हुए हैं। सैनिकों द्वारा डेमोक्रेसी को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को खत्म किया गया है। एक दो बार नहीं, 29 टाइम्स बांग्लादेश में भी। मैंने आपको शुरुआत भी बताया था ये पूर्वी पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान था। दोनों की सोच एक ही है, दोनों का समझ एक ही है, दोनों की जाति एक ही है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें होनी तो आम बात सी है। तो यहाँ पे भी कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर भी 29 टाइम्स सैनिकों के द्वारा डेमोक्रेसी को कुचल के सैन्य शासन को कायम किया गया। इसमें से हम प्रमुख 3 आपको सैनिक शासन के बारे में बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। देखिए ये वही व्यक्ति है जिसने अपने संस्कृति को बचाने के लिए अवामी लीग पार्टी का गठन किया और वहां की जनता का समर्थन किया था। लेकिन क्या हुआ, 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी तख्तापलट हुआ और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। इनके बारे में जान लीजिए। 15 अगस्त 1975 बांग्लादेश तख्तापलट में क्या हुआ था कि मात्र रैंकिंग की सेना अधिकारियों के द्वारा यह शुरू किया गया। यह एक सैन्य तख्तापलट था, मतलब डेमोक्रेसी को खत्म करके सैनिक शासन को लाने की प्रयास किया गया था। अधिकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की धर्मनिरपेक्ष सरकार को बदलकर मुश्ताक अहमद के नेतृत्व वाली इस्लामी सरकार में बदलने की योजना बनाई। जो शेख मुजीबुर रहमान था वो धर्मनिरपेक्ष सरकार चला रहा था, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि मुश्ताक अहमद ने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को पालने वाले सरकारों की योजना बनाई और इसमें तख्तापलट हो गया। शेख मुजीब मारा भी गया, उसके परिवार के सभी सदस्य मारे गए।
अर्थात सभी लोगों को एक साथ बांग्लादेश के मुश्ताक अहमद के लोगों ने मार दिया था। 3 नवंबर 1975 की बात करेंगे जो बांग्लादेशी तख्तापलट हुआ। देखिए खांडोकर मुश्ताक अहमद को 3 नवंबर 1975 को तख्तापलट में सत्ता से हटा दिया गया, क्योंकि दोबारा ये हुआ था, दोबारा वहां पे तख्तापलट हुआ। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि मुश्ताक अहमद, तो यही मुश्ताक अहमद को क्या हुआ, 3 नवंबर 1975 को हटा दिया गया। और इस आयोजन को किसने किया, ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ और वीर उत्तम। वीर उत्तम जो थे वो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के एक सम्मानित अनुभवी व्यक्ति थे, इनको वहां का नॉलेज था, इन दोनों ने मिलकर किया था। ढाका में सत्ता के लालची के लोगों जो थे, जो सत्ता को हथियाना चाहते थे, उनमें यह गलत सूचना फैल गई। कई लोग मुशर्रफ को शेख मुजीब की सरकार के समर्थक के रूप में देखते थे, क्योंकि ये दोनों दोस्त भी थे, इसीलिए इसे इसके समर्थक के रूप में देखते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेना अध्यक्ष और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम नेता जो मेजर थे जनरल जिया उर रहमान को नजरबंद कर दिया, अर्थात जेल में डाल दिया, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका फांसी नहीं किया गया, उनको मर्डर नहीं किया गया। उसका मुख्य कारण ये था कि ये दोनों मित्र थे और व्यक्तिगत मित्रता के कारण ही मुशर्रफ ने रहमान की जान बख्श दी थी, उसकी जान नहीं ली थी। तो ये 3 नवंबर 1975 में जो बांग्लादेश के अंदर फिर से सैनिक तख्तापलट हुआ था उसके बारे में था। अब हम बात करेंगे 7 नवंबर 1975 बांग्लादेशी तख्तापलट। अब ये क्या था, 7 नवंबर 1975 को बांग्लादेश तख्तापलट जाति के हिसाब से समाजतांत्रिक दल के वामपंथी राजनेताओं के सहयोग से वामपंथी सेना के जवानों द्वारा शुरू किया गया। और ये भी एक प्रकार का तख्तापलट ही था, मतलब शासन का बदलना ही था। तख्तापलट में खालिद मुशर्रफ की मौत हो गई थी, जिन्होंने शेख मुजफ्फर रहमान की हत्या में शामिल लोगों को सत्ता से हटा दिया था। यहाँ पे जो शेख मुजफ्फर रहमान थे, उसके हत्या में जितने भी लोग शामिल थे, उसको सत्ता से हटा दिया गया था। तख्तापलट ने जिया उर रहमान को नजरबंदी से भी मुक्त किया, मतलब जो जिया उर रहमान को नजरबंद कर दिया गया था, और फिर इसे राष्ट्रपति बनने की अनुमति दे दी कि भाई तू बांग्लादेश का राष्ट्रपति बन जा। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो बांग्लादेश के अंदर सैन्य शासन और पाकिस्तान के अंदर के सैन्य शासन की व्याख्या करता है। ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।